Hi, dear students. Myself Naresh Dakar, Assistant Professor in ITM University Gwalior, and my today lecture for B section और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो मैं आपको पहले हिंदी में सब चीज़ों को बता देना चाहता हूँ कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको बताऊँगा। तो आज का आपका जो थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों का जो न्यू टॉपिक या न्यू सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड। जिस फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड के अंदर में जो हमको स्टडी करनी है वो है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम। इसके बारे में स्टडी करनी है। दरअसल इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में हमको क्या पढ़ना है और कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम के अंदर हमको क्या पढ़ना है वो आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ, थोड़ा सा सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में हमको, जैसे कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होती है, इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होती है, इंसेक्ट इकोलॉजी या इकोलॉजी की ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं, उसमें उसकी परिभाषा क्या होती है या उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये इकोसिस्टम नाम का इकोसिस्टम भी एक वर्ड आएगा इसमें, तो मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा चर्चा करूंगा। इससे पहले आपने सुना भी होगा। उसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर आएंगे इसमें। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि बायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर क्या है, और जो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों का इंसेक्ट की ग्रोथ और रेगुलेशन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो है मेजर टॉपिक आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर हमको डिफरेंट टाइप्स, जैसे आईपीएम बहुत लेंथी सब्जेक्ट है वैसे तो, टॉपिक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको जो शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि इस बारे में जो पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है। जैसे उसका नाम से आपको पता चल सकता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो कीटों को किस तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म में उनको कंट्रोल किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में स्टडी करनी है हमको। तो सबसे पहले जो आज का न्यू टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, तो वो है इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आज की डेट में हमको, आज की टॉपिक में हमको या आज की क्लासेज में जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करनी है हमको। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले इकोलॉजी से। तो इकोलॉजी के बारे में चर्चा करने से पहले या तो आज का जो आपका लेक्चर है उससे पहले से मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो आउटलाइन है आपका, तो आउटलाइन के बारे में आज हमको क्या क्या पढ़ना है मैं आप बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, उसके बाद में इंसेक्ट इकोलॉजी, फिर उसके बाद में इकोलॉजी के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जो इकोलॉजी से संबंधित जो वर्ड हैं या शब्द हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे कि इकोसिस्टम और एग्रो इकोसिस्टम, दोनों में क्या वेरिएशन है, दोनों क्या होते हैं, ठीक है। उस जो 4 मेजर टॉपिक हैं आपके जो आज आपको पढ़ाने हैं। उसके बाद में जो आपका आज का जो एक्सरसाइज या असाइनमेंट रहेगा वो है टेक्निक फॉर द एस्टिमेशन ऑफ इंसेक्ट डैमेज इन डिफरेंट क्रॉप्स। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कि इसमें जो आपको असाइनमेंट बनाना है या प्रैक्टिकल बनाना है, तो उसमें क्या लिखना क्या है कि इंसेक्टों को जो डैमेज होता है या क्रॉप में डैमेज होता है उसको हम कैसे एस्टिमेट किया जाता है, इसके बारे में हमको आपको बताएंगे। उसके बाद में जो आपको जो थोड़ा सा आउटकम है, जो आउटलाइन है, उसमें हेल्प द स्टूडेंट्स एंड फार्मर्स थ्रू द डैमेजिंग ऑफ आईपीएम प्रोटेक्ट द क्रॉप। जो आपको क्या हेल्प मिल सकती है इससे, तो मतलब जो फार्मर हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताया जाता है, उनको हेल्प मिलती है कि क्रॉप को इंसेक्ट के अटैक से कैसे बचाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहला जो फर्स्ट है इकोलॉजी। तो जो इकोलॉजी है इसको हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, द टर्म इकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ओइकोस मीनिंग हाउस एंड लॉजी मीनिंग द साइंस और द स्टडी ऑफ। इसका मतलब है कि जो ग्रीक इकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ग्रीक ओइको का मतलब होता है हाउस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि एक हाउस या आसपास के एरिया के जहाँ पर इंसेक्ट रहते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ के एरिया की स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि इकोलॉजी क्या होता है कि जहाँ पे इंसेक्ट रहते हैं उसके आसपास के एरिया की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है।
ये इकोलॉजी वर्ड है, द टर्म इकोलॉजी वाज कोइन्ड बाय फर्स्ट कोइन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नल्ड हेकल। अर्नल्ड हेकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1869 में इस वर्ड का यूज़ किया था, किस वर्ड का, इकोलॉजी का। तो सबसे पहले अब ये कंडीशन आती है कि इकोलॉजी क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है कि इकोलॉजिकल इज द साइंस ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बोथ द फिजिकल एंड द बायोटिक एनवायरनमेंट एंड एम्फेसाइजिंग देयर स्पीसीज एंड इंट्रा स्पीसीज रिलेशंस। इसमें ऐसा कि जो इंटर स्पीसीज और इंट्रा स्पीसीज दोनों कोई भी हो, इनका क्या होता है कि एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है। इंटर रिलेशनशिप जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें उसकी फिजिकल और बायोटिक एनवायरनमेंट दोनों की स्टडी की जाती है। तो अभी जो मेन चीज़ आती है उसकी डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में क्या इसका डेफिनेशन है, इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट्स। यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों का अपने एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, इस टाइप की स्टडी को करना, इस टाइप की स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में एनी स्टूडेंट्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन आती है इसकी कि इंसेक्ट इकोलॉजी, एक टर्म है इंसेक्ट इकोलॉजी। इकोलॉजी तो आप लोगों की समझ में आ गया, लेकिन इंसेक्ट इकोलॉजी क्या कहलाता है, तो मैंने आपको समझा दिया पहले से कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसके आसपास के एरिया की स्टडी की जाती है तो वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इंसेक्ट के आसपास के एरिया की स्टडी करना इंसेक्ट इकोलॉजी कहलाएगा। तो इंसेक्ट इकोलॉजी may be defined as the understanding of physiology and behavior of insects as affected by their environments। यानी कि जहाँ पर इंसेक्ट रहते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट्स का उन इंसेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और वहाँ के आसपास की एरिया की स्टडी करने उनका क्या कहलाता है, इंसेक्ट इकोलॉजी कहलाता है। ओके, उसके बाद में जो कुछ ब्रांचेज हैं जिनको इंसेक्ट इकोलॉजी या इकोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं वो मेजर दो ब्रांचेज हैं। कौन कौन सा नाम है उनका, एक ब्रांच का नाम है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा ब्रांच का नाम है साइनिकोलॉजी। तो पहले सबसे पहले बता देता हूँ साइनिकोलॉजी क्या कहलाता है और ऑटो इकोलॉजी क्या कहलाता है। ये दो मेजर ब्रांच हैं साइनिकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी की। ठीक है, तो जो ऑटो इकोलॉजी है वो लिखा है इसमें कि ऑटो इकोलॉजी the study of an individual organism or an individual species in relation to environments। किसी एक जाति या जब किसी एक जीव या विशेष अथवा एक ही जाति के सभी जीवों की स्टडी करना या अध्ययन करना उसे क्या कहेंगे, ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसमें कह सकते हैं कि इनमें उन समस्त जैविक क्रियाओं अथवा वातावरण का अध्ययन करते हैं जो किसी एक जीव या जाति के जीवों की जीवन क्रिया पर या प्रजनन वितरण पर आधारित या प्रभावित होते हैं। ओके, उसके बाद में दूसरी है जो मेजर ब्रांच जैसे साइनिकोलॉजी। साइनिकोलॉजी जैसे ऑटो इकोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि किसी एक की जीव या एक समुदाय के जीवों की स्टडी करना साइनिकोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से ऑटो इकोलॉजी क्या कहलाता है कि द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विद देयर कम्युनिटी इन द सेम एनवायरनमेंट्स। यानी कि एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म चाहे वो एक ही समुदाय के हों चाहे डिफरेंट समुदाय के हों, या एक ही जेनेरा के हों चाहे डिफरेंट जेनेरा के हों, उनकी स्टडी करना एक कम्युनिटी फॉर्म में या सेम एनवायरनमेंट में वो क्या कहलाता है, अपना साइनिकोलॉजी कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं कि इनमें किसी एक स्थान पर मिलने वाले समस्त समुदाय और वहाँ के वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर जीवों की विविध जातियों के बीच तथा वातावरण और जीव जंतुओं के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में ये साइनिकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे उसके बाद में जो मेजर चीज़ है जैसे कि इकोलॉजी से संबंधित कुछ वर्ड हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला वर्ड है बायोम। बायोम क्या कहलाता है, तो बायोम कहते हैं कि द ग्रुपिंग ऑफ कम्युनिटीज़ दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सिमिलर वेजिटेशन टाइप्स। मतलब एक ही स्ट्रक्चर पे या किसी स्ट्रक्चर में एक ही स्ट्रक्चर से बने हुए जीवों का या उससे सिमिलर समान वेजिटेशन का या उनका अध्ययन एक ही इकोसिस्टम में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। दूसरा जो इकोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है उसको बोलते हैं हैबिटेट।
हैबिटेट कैसे कह सकते हैं कि हैबिटेट मतलब जैसे कह सकते हैं जैसे घोंसला या निच जिसमें हम रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस बर्ड को या उस जगह को हम क्या कह सकते हैं कि हैबिटेट कह सकते हैं। जैसे किसी जगह कोई इंसेक्ट रहते हैं तो वो इंसेक्ट हैबिटेट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो आप जानते ही हैं वैसे भी, लेकिन मैं पॉपुलेशन को एज ए डिफाइंड फॉर्मेशन में बता दूंगा आपको। तो पॉपुलेशन क्या होता है कि पॉपुलेशन डिनोट्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्रकार के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप का एक समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिटी। कम्युनिटी और पॉपुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना या थोड़ा सुनना थोड़ा सा कि कम्युनिटी इज द इकोलॉजिकल सेंस इंक्लूड ऑल द पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन एरिया। एक ही एरिया में सभी पॉपुलेशन या सभी जनरा की जो पॉपुलेशन होती हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना या उनकी स्टडी करना वो क्या कंडीशन क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। कम्युनिटी में किसी भी चाहे वो इंसेक्ट हो तो डिफरेंट डिफरेंट जेनेरा के हो सकते हैं तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी। लेकिन पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक ही जेनेरा के सारे इंसेक्ट की स्टडी करना वो या उनके बारे में जानना वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि एक ही जगह पे एक ही टाइप के इंसेक्ट रहते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। और कम्युनिटी के एक ही जगह पर डिफरेंट डिफरेंट जेनेरा के इंसेक्ट्सों का होना वो क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोलॉजी आपकी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में इकोलॉजी की ब्रांचेस समझ में आ गई होंगी। साइनो इकोलॉजी क्या कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी क्या कहलाता है। जैसे साइनो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि साइनो इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी में, ऑटो इकोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग किसी एक ही इंडिविजुअल या एक ही जेनरा के इंसेक्टों की स्टडी करते हैं या उनके बारे में जानते हैं या उनका रिलेशन जो एनवायरनमेंट से होता है वो साइनो इकोलॉजी कहलाता है। और डिफरेंट डिफरेंट जेनरा के इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म का जो संबंध होता है एनवायरनमेंट से वो और साइनो इकोलॉजी कहलाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है जो टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है कि इकोसिस्टम आप समझ सकते हो, वैसे कह सकते हैं इसको पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं इसको। तो इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम इज द फंक्शनिंग टुगेदर ऑफ कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स वेयर कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ द मैटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। ऐसे कह सकते हैं कि ये इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक यानी कि बायोटिक एबायोटिक घटकों की पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक ऊर्जा प्रभाव तत्वों का चक्रीकरण होता है। उसे क्या कहते हैं हम, जैसे कि उसमें फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के बायोटिक और एबायोटिक घटकों की पारिस्थितिक संबंधों तथा अन्य घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा प्रवाह तत्वों के चक्रीकरण को, जैसे खाद्य जाल वगैरह, इन सब को आदि के अध्ययन की स्टडी को क्या कहते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इकोसिस्टम इज द असेंबलेज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का एक समूह एक जगह इकट्ठा या असेंबलेज होना, और कम्युनिटीज़ एंड फिजिकल एनवायरनमेंट्स, यानी कि सारे के सारे उसमें बायोटिक और एबायोटिक सारी के सारे इस चीज़ों की एक जगह का जो माहौल बनता है वो क्या कहलाता है। और जिसमें एनर्जी फ्लो होता है या ऊर्जा का प्रवाह होता है उसको क्या कहलाते हैं, या ऊर्जा का एक्सचेंज होता है उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और उसके बाद में इकोसिस्टम इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इन इकोलॉजी एज दे आर कंपोज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों पाए जाते हैं कंपोज फॉर्म में। उनकी इकोलॉजी के अकॉर्डिंग अल्टीमेट यूनिट पे स्टडी की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, तो इकोसिस्टम आप लोगों की समझ में आ गया। उसके बाद में थोड़ा सा एक टर्म आता है कि इकोसिस्टम तो आप लोग जानते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों की में। तो उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो का मतलब तो आप जानते हैं कि एग्रो का मतलब फसलें, ठीक है। तो ये कि फसलों का के पास का जो माहौल होता है वो, जैसे आसपास का जो माहौल होता है या एरिया होता है वो उसको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कि किसी क्रॉप के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, फसलों के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहेंगे, एग्रो इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ दरअसल कि एग्रो इकोसिस्टम इज
already created and mentioned to satisfy human wants or needs. It is not a natural ecosystem but it is man made। यानी कि यह एक ऐसा ह्यूमन के द्वारा बनाया गया सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप उगाई जाती हैं, ठीक है। और ये दरअसल उन्हीं के द्वारा ऐसे कह सकते हैं कि नेचुरल नहीं होता, ये आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि ह्यूमन या मैन मेड लिखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि ये आदमी के द्वारा या मतलब फार्मर्स जैसे यूज़ होते, फार्मर्स डिफरेंट टाइप की क्रॉप उगाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम प्रोड्यूस होता है या बनता है। तो वो वहाँ पर जो क्रॉप लगी हुई उस क्रॉप के नाम से, या वहाँ पर एग्रो क्रॉप लगी है तो उसे एग्रो इकोसिस्टम कहेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में एग्रो इकोसिस्टम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। ये इस पेस्ट मैनेजमेंट की ये क्या है, आधारिक इकाई है, ठीक है। ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोलॉजी, यानी कि अप्लाइड इकोलॉजी मतलब जिसमें एक अप्लाइड इकोलॉजी की एक शाखा है जिसमें पेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रख के इसको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो एग्रो इकोसिस्टम के अंदर में जो कंपोस्ट होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो ये कह सकते हैं कि एक टाइपिकल एग्रो इकोसिस्टम इज कंपोज ऑफ नंबर 1 मोर और लेस यूनिफॉर्म क्रॉप प्लांट पॉपुलेशन। उसमें कम या ज़्यादा एक जैसी क्रॉप का जो पॉपुलेशन हो सकती है। दूसरा वीड कम्युनिटीज़ जो होती है, तो यानी कि वीड जहाँ पर केवल वीड खड़े हों तो वो वीड का इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है। या क्रॉप कम या ज़्यादा क्रॉप खड़ी हैं तो वहाँ का क्रॉप इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है। एनिमल कम्युनिटीज़ है इंक्लूडिंग इंसेक्ट, यानी कि जहाँ पर केवल इंसेक्ट रहते हैं या कहाँ पर केवल इंसेक्ट पाए जाते हैं या कोई भी एनिमल पाया जाता है तो वहाँ का इकोसिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि माइक्रोबायल जहाँ पर कोई बैक्टीरिया वायरस बन जाए तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल एनवायरनमेंट्स एंड देयर एक्टिव व्यक्त वगैरह ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने आपको पहले सब चीज़ें बताई। सबसे पहले कि इकोलॉजी क्या होता है, उसके बाद में इकोलॉजी से रिलेटेड वर्ड क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी क्या होता है, इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी बताया मैंने आपको, साइन इकोलॉजी क्या कहलाता है, आउटो इकोलॉजी क्या कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ बताया कि इकोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, जैसे बायोम क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया है कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम के बारे में आप जान गए। फिर उसके बाद बताया मैंने एग्रो इकोसिस्टम क्या होता है, आप लोग उसके बारे में जान गए। मैंने आपको बताया कि एग्रो इकोसिस्टम जो होता है वो मैन मेड होता है, यानी कि नेचुरली नहीं होता है, आर्टिफिशियली होता है, ठीक है। उसके बाद में इस सिस्टम के बाद में मैंने आपको बताया कि जैसे कि एग्रो इकोसिस्टम के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है आपका, जब सबसे पहला एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों की जितनी भी ऑनलाइन क्लासेज होंगी उसमें आपको हर एक क्लास के बाद में या हर एक लेक्चर के साथ साथ में आपको एक असाइनमेंट या एक आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिया जाएगा, ओके। तो आज का जो आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो है जैसे टेक्निक फॉर द एस्टिमेशन ऑफ इंसेक्ट डैमेज इन डिफरेंट क्रॉप्स। इसमें मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूँ, तो उसमें लास्ट में रेफरेंसेस दूंगा, तो रेफरेंसेस में आपको जो रेफरेंस की बुक में आप या उसको सर्च करोगे तो उस पर डिफरेंट टाइप के आपको टॉपिक मिल जाएंगे। जिसमें आपको लिखना क्या है, टेक्निक फॉर द एस्टिमेशन ऑफ इंसेक्ट डैमेज इन द डिफरेंट क्रॉप, यानी कि किसी क्रॉप में इंसेक्ट के डैमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है या उसके इंसेक्ट के डैमेज को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, अवलोकित करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है कि जैसे कि आप डिफरेंट टाइप के सैंपल लोगे तो उससे पता लगा सकते हैं, तो सैम्पलिंग मेथड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में क्रॉप के ऐसे बाइटिंग च्युइंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, तो वो किसी क्रॉप को किस तरीके से फीड करते हैं। तो जैसे कि होल बनाता है कोई इंसेक्ट, तो होल टाइप के क्रॉप में आप तुरंत पता लगा सकते हो कि किस टाइप के इंसेक्ट ने इस क्रॉप को फीड किया है, तो उसके थ्रू भी आप एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ टाइप के इंसेक्ट जैसे कि सकिंग टाइप के इंसेक्ट होते हैं, तो सकिंग टाइप के इंसेक्टों के थ्रू आप कैसे पता लग सकते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट है तो किसी क्रॉप के अंदर अगर फीड करता है, तो यानी कि सकिंग टाइप के इंसेक्ट जो होते हैं, बाय पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, तो जितने भी इंसेक्ट इस टाइप के
क्रॉप को फीड करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें कर्लिंग होती है, येलोविंग होती है, तो वो भी एक अपन को उससे पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के इंसेक्ट ने उसको फीड किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको आराम से आप नेट पे सर्च करोगे तो वहाँ से मिल जाएगा, या आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप इंडिविजुअली यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एनी टाइम एनीवेयर। ओके, उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको मतलब जैसे कि लर्निंग आउटकम में आपको क्या सीखने को मिल सकता है, मैंने आपको उससे पहले ही बताया था कि किसी चीज़ को फार्मर को या आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या बेनिफिट हो सकता है, या आपके इस एग्रीकल्चर बीएससी में इस सब्जेक्ट को फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड यानी कि इंसेक्ट इकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम को पढ़ने से आपको क्या मतलब लर्निंग मिलेगा, या क्या लर्न कर सकते हैं आप, इससे क्या सीख सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोग कह सकता नॉलेज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट विल हेल्प द स्टूडेंट्स एंड फार्मर्स टू थ्रू देम टू प्रोटेक्ट द क्रॉप एंड दस प्रोसेसिंग द मैक्सिमम क्रॉप यील्ड। यानी कि सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेज के बारे में नॉलेज हो जाएगी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसके थ्रू हम इंसेक्टों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर सकें। ये सबसे जो आपके सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको जो बेनिफिट होगा या उसके बारे में जानकारी मिलेगी, वो आपका जो मेजर आउटकम है वो ये है। ओके, उसके बाद में जैसे कि कुछ रेफरेंसेज हैं, जो रेफरेंसेज मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहला रेफरेंसेज दिया, दूसरा रेफरेंसेज दिया है, तो एक सबसे पहले जो वसंत राज डेविड की एक बुक आती है, ठीक है, तो उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। दूसरा अटवाल एस धालीवाल ये बेन इसकी जो बुक आती है अपनी लाइब्रेरी में अवेलेबल ऑलरेडी है दोनों बुक, एक बुक जो एस अटवाल एंड जी एस धालीवाल के नाम से है। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, तो आप उससे भी थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, या मतलब इस टाइप के रेफरेंसेस में आपको ये सब चीज़ें मिल सकती है। तो इस चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आप सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका फंडामेंटल क्या होता है। ये फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड में आपको इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजी के साथ साथ में आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इकोलॉजी से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद में जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा वो सबसे मेजर टॉपिक होगा आपको। ये तो ये सिर्फ आज का चैप्टर था तो जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना था और आपको सब्जेक्ट की जानकारी देना ज़रूरी था। ठीक है, तो इंसेक्ट इकोलॉजी के बाद में जो सबसे मेजर चैप्टर आएगा वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो दरअसल जो बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में स्टडी करना है। या ये बायोटिक फैक्टर का इंसेक्ट स्टडी के ऊपर क्या, इंसेक्ट की ग्रोथ और बॉडी और रेगुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद इस बायोटिक फैक्टर का भी इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर या उनकी लाइफ साइकिल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में बताना है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप की कंपटीशन और सिम्बायोसिस और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में बताना है। तो वो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें बताना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डिफरेंटेज इसके क्या नाम है, कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं और उसके जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी करना है। तो ये पूरे सब्जेक्ट में हमको एक ही पढ़ना है। फिर लास्ट में जाके आपको थोड़ा सा कुछ और बताना है, जैसे कि कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में भी हमको स्टडी करनी है, जैसे कि हनी बी है, लाक इंसेक्ट है, सिल्क वॉर्म है, इनके बारे में स्टडी करनी है। हनी बी से हमको क्या क्या मिल सकता है, उसकी पूरी लाइफ प्रोसेस क्या है, लाक इंसेक्ट की लाइफ प्रोसेस क्या है और सिल्क वर्म की लाइफ प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। कुछ अदर बेनिफिशियल इंसेक्ट जैसे कि हमको इनडायरेक्टली फॉर्म में बेनिफिट करते हैं, जैसे कि पॉलिनेटर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के वीड किलर होते हैं जो खरपतवारों को न खाते हैं, जैसे अपनी कुछ इंसेक्ट क्रॉप को खाते हैं और कुछ इंसेक्ट खरपतवारों को भी खाते हैं। तो खरपतवारों को जो नष्ट करेगा वो तो हमारे लिए फ्रेंडली इंसेक्ट होगा, तो इसलिए वो भी बेनिफिशियल कैटेगरी के लिए। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा कि एक इंसेक्ट आता है उसका नाम है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, वो अपने जिस कांग्रेस ग्रास को फीड करता है। इस टाइप के बहुत सारे इंसेक्ट को मैं आपको बताऊंगा इस सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद में आपको कुछ अदर चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में मतलब जो आपको बाद में लास्ट में कि आईपीएम में कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है, जैसे कल्चरल प्रैक्टिस क्या होती है, मैकेनिकल प्रैक्टिस क्या होती है और फिजिकल प्रैक्टिस क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रैक्टिस क्या होती है।
उसमें कुछ आपको एक चैप्टर और मिलेगा इसमें ही, केमिकल कंट्रोल, जैसे आप दवाइयाँ छिड़कते हैं, आपने देखा होगा, तो कौन सी दवाई को छिड़कने के लिए या कौन से इंसेक्ट को मारने के लिए कौन सी दवाई को छिड़का जाता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर आपको इसी केमिकल कंट्रोल में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा कि जो दवाइयों का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किस ऐसे कैलकुलेशन का मतलब जैसे कि किसी फील्ड में कितनी मात्रा में किस दवाई को डालना है, ये भी आपको एक कैलकुलेशन टाइप का एक चैप्टर आएगा, उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें लगभग 25 से 30 चैप्टर के लगभग होंगे, जिसमें हमको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। और मेरे सारे स्टूडेंटों से मतलब उम्मीद है कि इस बार जो ऑनलाइन कोर्स आपका स्टार्ट किया जा रहा है उसमें सारे स्टूडेंट थोड़ा सिंसियरली होके अपनी स्टडी करें और हर एक चैप्टर को अच्छे से देखें। कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको हम लोगों से आप इंडिविजुअली चर्चा कर सकते हैं या इंडिविजुअली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरी समझ में ये चैप्टर नहीं आया है या ये टॉपिक नहीं आया है या ये समझ में नहीं आया है, तो हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपको जैसे वेबिनार होता है तो वेबिनार में जो आपको लेक्चर प्लान जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता था सेम टू सेम वैसे ही पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी आप लोगों को हम सारी चीज़ों को बताएंगे। तो वहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर भी आप लोग हमसे एट ए टाइम पूछ सकते हैं कि सर हमारी समझ में ये नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का जो चैप्टर था वो मैंने आपको बताया, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कॉल मी एट एनी टाइम। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज की देता हूँ सब चीज़ों को कि इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले कि जैसे कोर्स आउटलाइन के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इकोलॉजी क्या कहलाता है, इकोलॉजी की मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और डेफिनेशन क्या होती है इनसे, और इंसेक्ट इकोलॉजी की और सिमिलर इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, साइन इकोलॉजी और आउट इकोलॉजी क्या क्या कहलाता है। इकोलॉजी से रिलेटेड मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताई, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है और एग्रो इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम जो एग्रो इकोसिस्टम के अंदर में किस किस चीज़ को कंपोज किया जाता है, क्या किस चीज़ की स्टडी की जाती है या कौन कौन से टाइप के इकोसिस्टम बन सकते हैं एग्रो इकोसिस्टम में। ठीक है, तो इसके बारे में बताया। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताया इसका प्लीज़ ध्यान रखिए और ये आपको एट ए टाइम ऐसे नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ऐसे सबमिट करना है। कैसे करना है, जैसे एक्सरसाइज के लिए या असाइनमेंट के लिए आपको 7 डेज़ का टाइम होता है, तो उसको आप ध्यान से लिखना और कोशिश करना कि अच्छे से अच्छे लिखोगे और तो आपको मार्किंग भी अच्छी होगी उससे। ठीक है, उसके बाद में जो मैंने कोर्स आउटलाइन के बारे में आपको बता दिया ऑलरेडी कि किस टाइप का आपको करना, मतलब इस टाइप में आपको क्या स्टडी मिल सकती है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से मैं समझ में आ गया। और ये इंसेक्ट इकोलॉजी का जो चैप्टर है उसको हम शॉर्टली पढ़ के हम सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे यानी कि आईपीएम पर रहेगा, तो उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और आईपीएम के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा जो मेजर ऑब्जेक्ट है कि जिसमें हम एग्रीकल्चर बीएससी कर रहे हैं तो उसमें हम किसी फार्मर को इससे क्या प्रोवाइड करा सकते हैं या उसको क्या सीख दे सकते हैं हम। तो सबसे मेजर चैप्टर आपका वही है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसमें क्या मिलेगा हमको कि क्रॉप में जो पेस्ट लगते हैं इंसेक्ट लगते हैं उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ऐसे उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और इससे पहले एक और चैप्टर आएगा कि फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग आएंगे जैसे बायोटिक फैक्टर आएंगे, एबायोटिक फैक्टर आएंगे और उनका इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करना है उसके बारे में आप लोगों को सबको बताना है। तो उन चीज़ जो नेक्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर है प्लीज़ सब लोग इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बारे में कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, रेफरेंसेज मैंने बता दिया है आप लोगों को कि जो कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिलता है तो ये बुकों में देख सकते हैं आप लोग, इस रेफरेंस की बुकों से आपको पता लगा सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है ये चैप्टर। और उसके बारे में आपको कुछ भी चीज़ें कोई भी चैप्टर नहीं है तो मतलब आप मेरे को बता दीजिए। वैसे तो आप लोगों को ये सब दो फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, वेबिनार फॉर्मेट में और उसके साथ में पीपीटी फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में, तीन फॉर्मेट में। और साथ साथ में हम आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट मटेरियल से लेके मतलब सब चीज़ों को आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम कराते रहेंगे ताकि आपको किसी भी चीज़ का मतलब कोर्स की कमी ना रहे। ठीक है, so dear students, now thank you. If any problem in the subjects please talk to me or ask any question. So
you can call me at a time or individually. Okay, now thank you.